हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ हैं। चलिए आज का वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं एक थियरम, डार्बॉक्स थियरम ऑन डेरिवेटिव, जो कि बीएससी मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस का जो एक चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन जो चैप्टर है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम ये है। क्या है? डार्बॉक्स थियरम ऑन डेरिवेटिव्स। तो इस थियरम को प्रूव करने से पहले इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b इज सच दैट f क्या ना डिफरेंशिएबल होगा क्लोज्ड इंटरवल a to b में, और f डैश a और f डैश b माने इस इंटरवल का दोनों एंड पॉइंट पे f डैश का जो वैल्यू है आर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, माने f डैश अगर पॉजिटिव होगा तो f डैश भी नेगेटिव, f डैश b अगर नेगेटिव होगा, f डैश a अगर नेगेटिव होगा तो f डैश भी पॉजिटिव। अगर इन दोनों कंडीशन को कोई एक फंक्शन f जो कि डिफाइंड है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b में, वो अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब निश्चित रूप से ओपन इंटरवल a to b के बीच में कोई एक पॉइंट c ऐसा होगा जिसके लिए f डैश c 0 होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या दिया हुआ है? f डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b में, तो हम लिखेंगे कि सिंस f इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b, और हम जानते हैं कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसीलिए सो f इज कंटिन्यूअस भी होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b। ठीक है, और एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो चैप्टर है ना, तो उसमें एक थियरम हम लोग सीखे थे कि कोई एक फंक्शन किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में अगर वो कंटिन्यूअस होता है तो वो फंक्शन उस इंटरवल में बाउंडेड होता है, और उसका बाउंड्स जो है इस इंटरवल को अटेन करता है। इसका मतलब है कि इसी के बीच में कोई एक पॉइंट x ऐसा होगा जिसको f में बैठाने से हमको लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा, और इसी इंटरवल के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको f में बैठाने से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे therefore f इज क्या होगा? बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b and it attains its bounds in closed interval a to b। ठीक है, क्या होगा कि f कंटिन्यूअस, f डिफरेंशिएबल है इसलिए f कंटिन्यूअस हुआ क्लोज्ड इंटरवल a to b में, और अगर क्लोज्ड इंटरवल a to b में कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग उस मैक्सिमम मिनिमम जो थियरम है उस थियरम से हम लोग जानते हैं वो फंक्शन बाउंडेड भी होता है उस इंटरवल में। ठीक है, और वो उसका बाउंड्स जो है वो अटेंड करता है इसी इंटरवल में, मतलब इसी इंटरवल के बीच में कोई x ऐसा होगा जिसको f में बैठाने से लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा, और इसी इंटरवल में कोई x ऐसा होगा जिसको f में बैठाने से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट कैपिटल M है क्या? f का लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, यहां ये है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, एंड स्मॉल m है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन क्लोज्ड इंटरवल a to b। ठीक है, ये हम लोग मान लिए m क्या है? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, और क्या इसका जो बाउंड है इसी इंटरवल में अटेंड कर रहा है, मतलब इसी के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको f में बैठाने से हमको कैपिटल M मिलेगा, और इसी के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको f में बैठाने से स्मॉल m मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसका बाउंड को ये इंटरवल अटेंड कर रहा है इसीलिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हम लोग मान लेते हैं कि लेट तब x1 और x2 दो पॉइंट ऐसा है क्लोज्ड इंटरवल a to b के बीच में, सच दैट ये कैसा पॉइंट है कि एक को f में बैठाने से कैपिटल M मिल रहा है और दूसरा को f में बैठाने से स्मॉल m मिल रहा है। ये हम लोग मान लिए कि a और b के बीच में ये तो हम लोग
इस थ्योरम के आधार पर जान ही रहे हैं कि ए और बी के बीच में दो पॉइंट ऐसा होगा जिसमें से एक को एफ में बैठाने से लीस्ट अपर बाउंड और एक को एफ में बैठाने से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो दोनों पॉइंट में से एक को हम लोग x1 और एक को x2 मान लिए, इसी के बीच में है। एक को एफ में बैठाने से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड, और दूसरा को एफ में बैठाने से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो दिया हुआ है ये कंडीशन, इसको देखिए। हम लोग तो अभी तक इसी कंडीशन का यूज करते हुए इतना दूर तक हम लोग बात को ले गए। अब हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे। क्या है कि एफ डैश ए और एफ डैश बी दोनों ऑपोजिट साइंस है। तो यहां पर क्या है कि अगर एफ डैश ए पॉजिटिव होगा तो एफ डैश बी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार एफ डैश ए को पॉजिटिव मानेंगे और एफ डैश बी को नेगेटिव मानेंगे। फिर दूसरा बार में हम लोग कर सकते हैं एफ डैश ए को नेगेटिव और एफ डैश बी को पॉजिटिव। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं सपोज एफ डैश ए जो है वो पॉजिटिव है एंड एफ डैश बी जो है वो नेगेटिव है, ये हम लोग मान लेते हैं। नाउ ये जो एफ डैश ए को जो हम लोग पॉजिटिव माने, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि एफ डैश ए पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब होगा एट पॉइंट ए फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट ए फंक्शन एफ एक्स क्या है? इंक्रीजिंग है। मतलब x इक्वल टू ए पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है इसका मतलब ए के लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो एफ ए से छोटा होगा, राइट नेबरहुड में फंक्शन का वैल्यू एफ ए से बड़ा होगा। मतलब अगर हम लोग एक नंबर लाइन में सोचे, देखिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो ए का लेफ्ट नेबरहुड में तो हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि सारा बात जो है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी के बीच का बात है, इसीलिए हम राइट इंटरवल में जाएंगे। तो राइट इंटरवल में राइट नेबरहुड, तो नहीं राइट नेबरहुड हम लोग एक ले लेते हैं ए प्लस डेल्टा वन। तो क्योंकि एफ डैश ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो है, इसीलिए क्या हो जाएगा ना, ए का राइट नेबरहुड में कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट क्या होगा? ए से बड़ा होगा। और चूंकि एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए ए पॉइंट पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और किसी पॉइंट पर फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा? ए से बड़ा वैल्यू के लिए एफ एक्स का वैल्यू एफ ए से बड़ा होगा। मतलब इस इंटरवल में एक्स का प्रत्येक वैल्यू कुछ भी लेंगे तो वो क्या होगा? ए से बड़ा होगा। और एक्स का बड़ा वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू एफ ए से बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या हो जाएगा कि एफ एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा एफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू ए प्लस डेल्टा वन। ठीक है, ए और ए प्लस डेल्टा वन के बीच में, मतलब ए से बड़ा वैल्यू इस इंटरवल में जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो ए से बड़ा वैल्यू होगा। तो ए से बड़ा वैल्यू कुछ भी एक्स के जगह लेंगे और उसको अगर यहां बैठाएंगे तो वो एफ का वैल्यू एफ ए से बड़ा होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए ए पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसीलिए ये चीज होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो क्या है कि एफ डैश बी लेस देन जीरो, एफ डैश बी लेस देन जीरो, इसका मतलब है कि लेस देन जीरो मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखिए यहां पर हम लोग जगह नहीं था इसलिए यहां पर ले, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो बी का राइट नेबरहुड में हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर हमारा इंटरवल ए से बी तक ही है। तो बी का लेफ्ट नेबरहुड अगर हम एक ले तो वो बी माइनस मान लीजिए डेल्टा टू, तो बी माइनस डेल्टा टू और बी के बीच में कोई भी पॉइंट होगा वो बी से छोटा होगा। और बी पर एफ डैश बी का वैल्यू जीरो से छोटा है, इसका मतलब बी पॉइंट पर फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि अगर बी से छोटा वैल्यू लेंगे तो छोटा वैल्यू के लिए एफ का बड़ा वैल्यू मिलेगा। मतलब दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट
देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या हो जाएगा कि एफ एक्स ग्रेटर देन एफ बी, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा टू कोमा बी। ठीक है, बी माइनस डेल्टा टू कोमा बी, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, उसको 2 नाम दे रहे थे। ठीक है, नाउ वी शैल शो दैट हमको क्या दिखाना है कि ये जो x1 है, जिस पॉइंट पर हमको लिस्ट अपर बाउंड मिल रहा है, वो पॉइंट ना तो a है और ना ही b है, मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू a एंड x1 इज नॉट इक्वल टू b, ये हमको दिखाना है। ठीक है, x1 इज नॉट इक्वल टू a प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं कि यदि x1 इज इक्वल टू a है ना, तब क्या होगा। देख रहे हैं, अगर x1 a लेने से कुछ अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो हम मानेंगे, हम तब मेरा प्रूफ हो जाएगा कि x1 a नहीं है। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू a ले रहे हैं, तो x1 इज इक्वल टू a लेने से क्या हो जा रहा है, देखिए यहां पर एंड f डैश a क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, f डैश a ग्रेटर देन 0 है। तो फ्रॉम 1 से, देखिए फ्रॉम 1 से क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए है, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए, और एफ ए मतलब तो x1। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा a प्लस डेल्टा 1। ठीक है, तो देखिए ये fx1 क्या था, fx1 तो था fx1 क्या था, fx1 था तो m मैंने लिस्ट अपर बाउंड मैंने सुप्रीमा, मतलब इस इंटरवल के बीच में कोई भी x लेंगे, जिसको भी मैंने कोई भी x लेंगे और उसको अगर x में बैठा देंगे तो fx1 से हमेशा वो छोटा होगा। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर देखिए fx a से बोल रहा है कि a से a प्लस डेल्टा 1 के बीच में कुछ भी x लेते हैं तो उसके लिए fx का वैल्यू fx1 से बड़ा होगा, मतलब fx1 तब छोटा हो जा रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, क्योंकि fx1 ही तो सबसे बड़ा था, लेकिन यहां fx1 से भी बड़ा, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है। दस कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट दैट, कौन सा फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि fx1 इज इक्वल टू कैपिटल M जो है इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल a2। इस बात का ही कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, fx1 जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब सुप्रीमा, लेकिन उससे भी बड़ा fx मिल रहा है इस इंटरवल में, इसीलिए तब fx1 तो लीस्ट अपर बाउंड नहीं रहेगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। इसीलिए जब हम x1 इज इक्वल टू a ले रहे हैं तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू a। ठीक है, इसके बाद हम लोग को दिखाना है कि x1 इज नॉट इक्वल टू b, तो उसके लिए भी यदि हम ले लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू b, तो हम लोग जानते हैं कि f डैश b जो है वो लेस देन 0 है, तो फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 से देखिए क्या बोल रहा है कि fx ग्रेटर देन fb है, fx ग्रेटर देन fb, और b मतलब क्या, b मतलब तो x1। ठीक है, b मतलब x1, और ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा 2 कॉमा
बी। ठीक है, तो यहां फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये इस लाइन का फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि ये जो m है, m क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, m मतलब fx1, लेकिन fx1 यहाँ क्या हो गया, fx1 से भी बड़ा वैल्यू मिलेगा बोल रहा है किस इंटरवल में। इसका मतलब हुआ कि fx1 तब मतलब जो हम fx1 को जो माने थे कि वो लीस्ट अपर बाउंड है, उसका विरोध हो रहा है ना। अगेन कॉन्ट्राडिक्टिंग, फिर से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, contradicting the fact that fx1 is equal to capital M is the least upper bound of f on closed interval a to b। यहां भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया क्या लेने से, x1 इक्वल टू b लेने से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब x1 b के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों बराबर हो, दोनों प्रूफ हो गया। देखिए 10 x1 is not equal to a and x1 is not equal to b, this implies तब x1 कहां का होगा, तब x1 निश्चित रूप से a और b के बीच का होगा। ठीक है, तब क्या होगा, therefore इसीलिए क्या हो जाएगा कि कोई एक h देयर एग्जिस्ट h ग्रेटर देन 0 सच दैट कोई एक h ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो x माइनस h और x प्लस h ये दोनों के बीच में x1 माइनस h और x1 प्लस h ये दोनों के बीच में x1 होगा, और ये जो x1 माइनस h a से बड़ा होगा और x1 प्लस h b से छोटा होगा। ऐसा हो सकता है, मतलब एक नंबर लाइन में देखिए, अगर मान लीजिए ये a है और ये b है और x1 ना तो a है ना ही b है, तो x1 इसके बीच में कहीं भी है, तो निश्चित रूप से ये a और x1 के बीच में अनगिनत रियल नंबर होगा और x1 और b के बीच में भी अनगिनत रियल नंबर होगा। तो निश्चित रूप से कोई एक h ऐसा एग्जिस्ट करेगा, है ना, जिसके लिए ये जो x1 माइनस h और x1 प्लस h, ठीक है, ये x1 माइनस h a से बड़ा होगा और x1 माइनस h a से बड़ा होगा और x1 प्लस h b से छोटा होगा, मतलब ये, और x1 माइनस h और x1 प्लस h के बीच में ही तो x1 होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो fx less than is equal to fx1 or all x belongs to closed interval a to b। ठीक है, क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो fx1 है इज क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f, है ना, ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b। ठीक है, तो इस क्लोज इंटरवल a to b के बीच में कोई भी x होगा, उन x के लिए fx का वैल्यू fx1 से छोटा ही होगा। तो यहां पर देखिए, तो ये जो x1 माइनस h, x1 और x1 प्लस h, ये सारा तो a और b के बीच में ही है ना। ठीक है, तो fx1 का वैल्यू से हमेशा बाकी कोई भी x लेंगे a और b के बीच में, उस x के लिए fx का वैल्यू fx1 से छोटा होगा। तो इन पर्टिकुलर अगर हम fx1 माइनस h ले तो ये भी तब छोटा होगा fx1 से, क्योंकि fx1 ही सबसे बड़ा है, लीस्ट अपर बाउंड है। एंड अगर हम x1 प्लस h ले तब भी fx1 प्लस h जो होगा वो छोटा ही होगा fx1 से, क्योंकि fx1 ही लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर हम ये fx1 माइनस h माइनस fx1 करें तो ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, तो छोटा से बड़ा को घटाने से जो मिलेगा ना वो जीरो से छोटा, माने पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, मतलब ये लेस देन इज इक्वल टू 0 होगा। एंड
एंड ये जो है fx1 प्लस h से अगर हम घटा दें fx1, मतलब यहां भी छोटा से बड़ा वैल्यू को घटाने से यहां भी क्या मिलेगा, जीरो से छोटा या जीरो के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर इसके दोनों तरफ हम माइनस एच से डिवाइड कर दें तो fx1 माइनस एच माइनस fx1, ठीक है, ये लेस देन इज इक्वल टू जीरो है, लेकिन माइनस कुछ भी से अगर डिवाइड करते हैं तो साइन में चेंज आ जाता है, लेस वाला तो ग्रेटर हो जाता है, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हम दोनों तरफ माइनस एच से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस एच से। ठीक है, एंड इधर भी fx1 प्लस h माइनस fx1 डिवाइडेड बाय h कर देने से इधर साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो प्लस h से दोनों तरफ डिवाइड किया है। अच्छा, इसमें अगर दोनों तरफ लिमिट h टेंड्स टू जीरो बैठाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो fx1 माइनस h माइनस fx1 डिवाइडेड बाय माइनस h ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, एंड यहां पर भी लिमिट h टेंड्स टू जीरो fx1 प्लस h माइनस fx1 डिवाइडेड बाय h, ये लेस देन इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे, 1 2 दिए हैं तो इसको 3 नाम दे दीजिए। ऑल्सो ये जो fx दिया हुआ है, fx इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b, माने इस बीच में a और b के बीच में कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पर fx क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो x1 क्या है, a और b के बीच का ही है, तो x1 पे भी वो डिफरेंशिएबल है, सो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू x1, क्योंकि x1 जो है ये क्लोज ए नहीं है, बी नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल ए के बीच में है, क्योंकि हमारा प्रूफ हो गया कि x1 जो है वो ए नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच का पूछा है। ठीक है, अच्छा, तो fx जो है डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू x1 पे, है ना, जहां पर x1 क्या है ना, ए और बी के बीच का कोई भी एक पॉइंट है। तो किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ना, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, x इक्वल टू x1 पर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो fx1 माइनस h माइनस fx1 डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लिमिट h टेंड्स टू जीरो fx1 प्लस h माइनस fx1 डिवाइडेड बाय h, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोग देखिए 3 पे देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब इसको पूरा को अगर हम x मान लें और इसको y मान लें तो क्या, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो एंड x लेस देन इज इक्वल टू जीरो, इसको पूरा को x माने और इसको y माने तो y है ना, इसको x मान ले रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो ये x ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और x लेस देन इज इक्वल टू जीरो। फिर यहां पर 4 में देखिए, 4 में क्या बोल रहा है कि ये इसको अगर x माने तो ये भी x, तो x जो है यहां पर क्या, x इज इक्वल टू ये y, तो दोनों को अगर कंबाइन कर दें, माने x अगर तुमको पता है कि दो नंबर में से एक को x बोल रहे हैं, x को y बोल रहे हैं, तो x जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, y जो है 0 या 0 से छोटा है, और दूसरा मैंने इक्वेशन 4 से पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू y, तो अगर इसको और इसको कंबाइन कर दे तो क्या, कंबाइन करने से क्या मिलेगा, दोनों को कंबाइन करने से हम लोगों को क्या मिल रहा है, कंबाइनिंग 3 and 4 की लिमिट h टेंड्स टू 0 fx1 माइनस h माइनस fx1 डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx1 प्लस h माइनस fx1 डिवाइडेड बाय h, और ये दोनों का वैल्यू 0 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू 0 है।
तो दोनों का जो इक्वल वैल्यू होता है वो इक्वल वैल्यू क्या आया, वो 0 आया। इसका मतलब f डैश x1 का वैल्यू 0 हो गया। तो f डैश x1 का वैल्यू, और x1 किसके बीच का पॉइंट है, x1 है a और b के बीच का पॉइंट। तो इसका मतलब a और b के बीच में कोई पॉइंट x ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए f डैश x1 का वैल्यू 0 हो रहा है। मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया। अगर हम x1 को शुरू में c ले लेते, इफ वी टेक x1 इज इक्वल टू c, देन ये c माने x1 ना तो a है ना b है, लेकिन a और b के बीच में है, इसीलिए c बिलोंग करता a और b के बीच में, एंड f डैश c का वैल्यू 0 माने f डैश x 0 है ना। तो ये मेरा प्रूफ हो गया है ना, ये मेरा प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम लोग अगर सिमिलरली बाय टेकिंग एफ डैश ए को हम लोग क्या लेके प्रूफ किए, एफ डैश ए को पॉजिटिव लिए थे, जिसमें अगर हम लोग नेगेटिव ले लें, एंड एफ डैश बी को अगर हम लोग पॉजिटिव ले लें, है ना, बाय टेकिंग एफ डैश ए नेगेटिव एंड एफ डैश बी पॉजिटिव, वी कैन प्रूव दैट, हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, देयर एग्जिस्ट ए point C belongs to open interval a to b such that f dash c is equal to 0। ठीक है, तो दोनों f dash a और f dash b दोनों ऑपोजिट साइन, चाहे f dash a पॉजिटिव और f dash b नेगेटिव हो, या फिर f dash a नेगेटिव हो और f dash b पॉजिटिव हो, है ना, दोनों का ऑपोजिट साइन होने से ही f dash c का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया ये थ्योरम। ठीक है, थैंक यू।